नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स पार्ट 1 के थर्ड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। इसके अंतर्गत हम स्थिति, पथ, लंबाई एवं विस्थापन, औसत वेग और औसत चाल, तात्क्षणिक वेग एवं चाल, त्वरण, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गतिकी संबंधी समीकरण तथा अपेक्षिक वेग, इन सब टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सरल रेखा में गति किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु यदि एक ही सरल रेखा के अनुदिश चल रही हो, कार्य कर रही हो, तो उस स्थिति को सरल रेखा के गति कहते हैं। जैसे हम एक ही लाइन में चल रहे हों, हम एक ही रोड के एक ही तरफ से साइकिल चला रहे हों, तो वो सरल रेखा में गति कहलाती है। तो इसका पहला टॉपिक आइए स्टार्ट करते हैं हम। स्थिति, पथ, लंबाई एवं विस्थापन। इसका पहला टॉपिक क्या है? स्थिति, पथ, लंबाई एवं विस्थापन। इस पर चर्चा करने से पहले हम ये बता देते हैं आपको कि इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हम आपको बताते चलेंगे। आप पूरा नोट्स बनाएंगे तथा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर इम्पोर्टेंट रखेंगे ताकि वो बोर्ड एग्जाम में आपको सहायता करें। तो पहला टॉपिक है कि स्थिति, पथ, लंबाई एवं विस्थापन। इसके अंतर्गत हम पहले निर्देश फ्रेम के बारे में जानेंगे कि निर्देश फ्रेम क्या है। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। हम पहले जानेंगे कि निर्देश फ्रेम क्या होता है। निर्देश फ्रेम, तो निर्देश फ्रेम के अंदर एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति एवं उसकी गति का निर्धारण किया जाता है, निर्देश फ्रेम कहलाता है। एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति एवं उसकी गति का निर्धारण किया जाता है, निर्देश फ्रेम कहलाता है। किसी वस्तु अथवा कण के निर्देशांक x, y, z मूल बिंदु के सापेक्ष उस वस्तु अथवा कण की स्थिति को प्रकट करते हैं। एक निर्देशांक फ्रेम में समय को मापने के लिए घड़ी की भी आवश्यकता होती है, जिसमें भिन्न क्षणों पर वस्तु की स्थिति का सही अवलोकन किया जा सके। निर्देश फ्रेम को समय आकार फ्रेम भी कहते हैं। निर्देश फ्रेम को समय आकार फ्रेम भी कहते हैं। तो निर्देश फ्रेम हम कैसे बनाएंगे? निर्देश फ्रेम ये मान लेते हैं वो केंद्र है, तो इसका ये x अक्ष हो जाएगा, इसका ये z अक्ष हो जाएगा, इसका ये y अक्ष हो जाएगा, इसका ये केंद्र हो गया। तो ये x, y, z निर्देश फ्रेम की परिभाषा लिखने के बाद ऐसा चित्र बना लेंगे। स्थिति, पथ, लंबाई एवं विस्थापन के अंदर का दूसरा टॉपिक आता है दूरी। डिस्टेंस। दूरी किसे कहते हैं? तो दूरी किसे कहते हैं? डिस्टेंस। दूरी किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को उसकी दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को उसकी दूरी कहते हैं। आप ये भी जान लेते हैं कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती और दूरी एक अदिश राशि है। अगला टॉपिक बात करते हैं कि विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या है? किसी गतिशील वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। विस्थापन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। तो अगला टॉपिक इस पे बात करते हैं कि एक नोट आप लिख लीजिए कि धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि वस्तु x अक्ष की धनात्मक दिशा में गतिशील है और ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि वस्तु x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में गतिशील है। आप ये नोट कर लीजिएगा। तो अगला टॉपिक इस पे चर्चा करते हैं कि पथ लंबाई। पथ लंबाई के अंतर्गत यही आता है कि माना बिंदु O है, आप x अक्ष खींच लेंगे पहले,
ये मानते हैं ये केंद्र है ओ। इसके आगे हम चलते हैं, पहले बिंदु पर 10, दूसरे पर 20, तीसरे पर 30, चौथे पर 40। ऐसे हम इधर चलते हैं तो पहले पर -10, दूसरे पे -20, तीसरे पे -30 और चौथे पे -40। तो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा की ओर में सारे चिन्ह प्लस में रहेंगे, ऋणात्मक की ओर में सारे चिन्ह माइनस में रहेंगे। ये हो गया पथ लंबाई। इसके आगे चलते हैं तो हमें मिलता है कि एक समान गति और असमान गति, एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति किसे कहते हैं कि जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो गतिशील वस्तु की इस गति को एक समान गति कहते हैं। एक समान गति किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो गतिशील वस्तु की इस गति को एक समान गति कहते हैं। असमान गति क्या है कि जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसकी इस गति को असमान गति कहते हैं। असमान गति किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील वस्तु असमान अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, समान अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो उसे की इस गति को असमान गति कहते हैं। अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे औसत वेग तथा औसत चाल। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि चाल क्या है और वेग क्या है। पहले चाल जानेंगे, फिर औसत चाल जानेंगे, फिर वेग जानेंगे, फिर औसत वेग जानेंगे। पहले जानते हैं चाल क्या है। चाल को हम अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। चाल किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस गतिशील वस्तु की चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस गतिशील वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल का जो है मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। और गतिशील वस्तु चाल का फार्मूला ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि माना कोई गतिशील वस्तु टी समय में यस दूरी तय करती है। माना कोई गतिशील वस्तु टी समय में यस दूरी तय करती है तो एकांक समय में तय की गई दूरी इज इक्वल टू एस बाई टी। एकांक समय में तय की गई दूरी एस बाई टी। तो गतिशील वस्तु की चाल बराबर एस बाई टी मीटर पर सेकेंड। चाल एक सदिश राशि है और इसका एसआई पद्धति मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। और चाल के कई प्रकार हैं। पहला है औसत चाल, दूसरा है ताक्षणिक चाल। चाल के दो प्रकार होते हैं। पहला है औसत चाल। औसत चाल या माध्य चाल, इसे हम माध्य चाल भी कह सकते हैं। तो औसत चाल की परिभाषा जान लेते हैं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी में कुल समय से भाग देने पर प्राप्त मान गतिशील वस्तु की औसत चाल कहलाती है। चली गई कुल दूरी में कुल समय से भाग देने पर प्राप्त मान गतिशील वस्तु की औसत चाल कहलाती है। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है कि v इज इक्वल टू कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। ये औसत चाल का फार्मूला होता है। तो दूसरा क्या है? ताक्षणिक चाल। चाल के दो प्रकार होते हैं, औसत चाल या माध्य चाल और दूसरा ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल किसे कहते हैं? जब किसी गतिशील वस्तु की औसत चाल एक अनंत समय अंतराल अर्थात डेल्टा टी टेंस टू जीरो पर ज्ञात करते हैं तो वह औसत चाल उस गतिशील वस्तु की ताक्षणिक चाल कहलाती है। जब किसी गतिशील वस्तु की औसत चाल एक अनंत अंतराल
अर्थात डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 पर ज्ञात करते हैं तो वह औसत चाल उस गतिशील वस्तु की ताक्षणिक चाल कहलाती है। तो ताक्षणिक चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, तो ताक्षणिक चाल v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ये हो गया ताक्षणिक चाल। अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि वेग, औसत वेग तथा वेग। तो औसत वेग को जानने से पहले हम ज्ञात करते हैं कि वेग क्या है। तो वेग को वेलोसिटी कहते हैं अंग्रेजी में। तो वेग की परिभाषा होती है किसी गतिशील वस्तु के एकांक समय में हुए विस्थापन को, किसी गतिशील वस्तु की एकांक समय में हुए विस्थापन को उस गतिशील वस्तु का वेग कहते हैं। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। किसी गतिशील वस्तु की एकांक समय में हुए विस्थापन को उस गतिशील वस्तु का वेग कहते हैं। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। तो फार्मूला कैसे ज्ञात करेंगे कि माना किसी गतिशील वस्तु द्वारा t समय में विस्थापन x, माना किसी गतिशील वस्तु द्वारा t समय में विस्थापन x, तो v इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो v इज इक्वल टू डेल्टा x अपान डेल्टा t, ये हो गया वेग। अब वेग के प्रकार ज्ञात करते हैं। तो एक समान वेग होता है, दूसरा परिवर्ती वेग या असमान वेग होता है, तीसरा माध्य वेग या औसत वेग होता है, चौथा होता है ताक्षणिक वेग। तो वेग के 4 प्रकार हैं। पहला एक समान वेग, दूसरा असमान वेग, तीसरा माध्य वेग या औसत वेग, चौथा ताक्षणिक वेग। तो एक समान वेग परिभाषा जान लेते हैं कि यदि किसी गतिशील वस्तु का समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो तो उस गतिशील वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। यदि किसी गतिशील वस्तु का समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो तो उस गतिशील वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। दूसरा है परिवर्ती वेग, परिवर्ती वेग या असमान वेग। परिवर्ती वेग किसे कहते हैं कि जब किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न होता है तो वहाँ परिवर्ती वेग अथवा असमान वेग होता है। जब किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न होता है तो वहाँ परिवर्ती वेग या असमान वेग होता है। चौथा है औसत वेग या माध्य वेग, जो आपकी बुक में है औसत वेग या माध्य वेग। तो औसत वेग माध्य वेग किसे कहते हैं? किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में गतिशील वस्तु द्वारा हुए कुल विस्थापन, गतिशील वस्तु द्वारा हुए कुल विस्थापन डेल्टा एक्स का समय अंतराल डेल्टा टी के साथ जो अनुपात प्राप्त होता है वह उस गतिशील वस्तु का औसत वेग कहलाता है, वह उस वस्तु का औसत वेग कहलाता है। किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में गतिशील वस्तु द्वारा हुए कुल विस्थापन डेल्टा एक्स का समय अंतराल डेल्टा टी के साथ जो अनुपात प्राप्त होता है उसे उस गतिशील वस्तु का औसत वेग कहते हैं। इसे v बार av से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे v एवरेज से प्रदर्शित करते हैं। इसका होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टी, औसत वेग का फार्मूला। अगला है चौथा ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं कि किसी गतिशील वस्तु का एक सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पर वेग वस्तु का ताक्षणिक वेग कहलाता है। इसका फार्मूला है v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स पे बार अपान डेल्टा टी। फार्मूला क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी। ठीक, ये आपका औसत वेग तथा औसत चाल का टॉपिक समाप्त हुआ। अब आता है ताक्षणिक वेग एवं चाल।
तो ताक्षणिक वेग और चाल भी हम आपको इसी के अंतर्गत बता चुके हैं। ताक्षणिक वेग एवं ताक्षणिक चाल। फिर से जान लीजिए, ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं कि इसी गतिशील वस्तु का एक सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पर वेग वस्तु का ताक्षणिक वेग कहलाता है। ये हो गया ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक चाल भी हम आपको बता चुके हैं। तो ताक्षणिक चाल किसे कहते हैं कि जब किसी गतिशील वस्तु की औसत चाल एक अनंत समय अंतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 पर ज्ञात करते हैं तो वह औसत चाल उस गतिशील वस्तु की ताक्षणिक चाल कहलाती है। ताक्षणिक चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। तो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी ताक्षणिक चाल हो गया। तो ये भी टॉपिक आपका कवर हुआ ताक्षणिक वेग तथा ताक्षणिक चाल का। ताक्षणिक वेग तथा ताक्षणिक चाल का टॉपिक आपको हम बता चुके हैं। अगला टॉपिक आता है इसमें कि अगला टॉपिक क्या आता है इसमें, त्वरण। अगला टॉपिक आता है त्वरण। तो त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण को अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन की परिभाषा क्या होगी? किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु का डेल्टा टी समय अंतराल में वेग परिवर्तन डेल्टा वी हुआ हो, यदि किसी वस्तु का डेल्टा टी समय अंतराल में वेग परिवर्तन डेल्टा वी हुआ हो तो त्वरण ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ये क्या हो गया? त्वरण। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु का डेल्टा टी समय अंतराल में वेग परिवर्तन डेल्टा वी हुआ हो तो त्वरण ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण की दिशा वही होती है जो वेग परिवर्तन की दिशा होती है। ये नोट करके आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा कि त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण की दिशा वही होती है जो वेग परिवर्तन की दिशा होती है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्वरण की दिशा क्या होती है, तो आप बताएंगे त्वरण की दिशा वेग परिवर्तन की जो होती है वही वेग परिवर्तन की दिशा होती है, या ऑप्शनल क्वेश्चन में आ जाएगा। और त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब अगला आता है कि त्वरण का प्रकार। त्वरण के कितने प्रकार हैं, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। त्वरण के कितने प्रकार होते हैं? तो त्वरण एक समान त्वरण, असमान त्वरण अथवा परिवर्तित त्वरण और तात्कालिक त्वरण तथा तात्कालिक त्वरण। ठीक, त्वरण के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला बात करते हैं कि एक समान त्वरण किसे कहते हैं, कि यूनिफॉर्म त्वरण। एक समान त्वरण किसे कहते हैं? जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में वेग में परिवर्तन समान रूप से करती है। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में वेग में परिवर्तन समान रूप से करती है तो वहाँ एक समान त्वरण होता है। जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से करती है तो वहाँ एक समान त्वरण कहलाता है। कि जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो अगले 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर जाएंगे। फिर अगले 1 किलोमीटर में 10, वैसे होगा कि लगातार स्पीड बराबर बनी रहे। तो असमान त्वरण दूसरा आता है असमान त्वरण अथवा परिवर्तित त्वरण। असमान त्वरण किसे कहते हैं? कि जब किसी गतिशील वस्तु का समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो वहाँ असमान त्वरण होता है। कि जैसे आप बाइक चला रहे हैं, पहले घंटे में 10 किलोमीटर गए, दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर गए, तीसरे घंटे में 15 किलोमीटर गए, तो ये
आपका असमान त्वरण होगा। उसके बाद तीसरा आता है औसत त्वरण। औसत त्वरण किसे कहते हैं कि जब कोई गतिशील वस्तु परिवर्तित त्वरण के अंतर्गत गति करती है तो वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन का कुल समय के साथ जो अनुपात प्राप्त होता है उसे उस वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी कि जब कोई वस्तु परिवर्तित त्वरण के अंतर्गत गति करती हो तो वस्तु के वेग में हुए कुल परिवर्तन का कुल समय के साथ जो अनुपात प्राप्त होता है उसे वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। जैसे मानते हैं कि माना कोई वस्तु समय t1 में वेग v तथा समय t2 में वेग v2 प्राप्त करती है तो औसत त्वरण क्या होगा? औसत त्वरण a बराबर कुल वेग परिवर्तन अपान कुल समय अंतराल। तो ये क्या होगा? v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल्टा v अपान डेल्टा t। ये हो गया औसत त्वरण। ठीक, अगला आता है तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण तथा तात्कालिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु का औसत त्वरण एक सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी पर ज्ञात करते हैं तो प्राप्त त्वरण वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। जब किसी वस्तु का औसत त्वरण एक सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी टेंस टू 0 पर प्राप्त करते हैं तो उसे तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बार अपान डी टी डी वी अपान डी टी। इसे तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हम चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक क्या आता है कि एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु का शुद्ध गतिकी समीकरण। एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु द्वारा शुद्ध गतिकी समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसका समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें दो नियम हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला है ग्राफी विधि से गति के समीकरण का निगमन। पहला है ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से गति के समीकरण का निगमन कैसे करेंगे, इसके लिए हम चित्र बनाएंगे और आप देख के साथ साथ चित्र बनाते चलिएगा। तो इसमें क्या है कि माना किसी गतिशील वस्तु द्वारा समय t बराबर 0 पर वेग v तथा समय t पर वेग v है। माना किसी गतिशील वस्तु का समय t बराबर 0 पर वेग u तथा समय t पर वेग v है और वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील हो तो गति के समीकरण इस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। आप लिख लीजिएगा कि माना किसी गतिशील वस्तु का समय t बराबर 0 पर वेग v, समय t बराबर 0 पर वेग u, समय t पर वेग v और वस्तु का एक समान त्वरण a से गतिशील हो तो गति के समीकरण। तो आप चित्र बनाइएगा। थोड़ा गड़बड़ बनेगा लेकिन आप समझ लीजिएगा। इसे हम 0 0 कहेंगे और थोड़ा गड़बड़ बनेगा, आप समझ लीजिएगा। ये समय अंतराल होगा t
ये बिंदु डी मान लेते हैं, ये बिंदु बी मान लेते हैं, ये बिंदु बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं और ये बिंदु ए मान लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक, ये टी है तो ये भी टी होगा और ये टी है तो ये भी टी होगा, ये टी होगा। और ये वेग यू हो, ये क्या है यू, और ये पूरा क्या है, ये इतना ही यू है, ये डी से बी तक यू है और ये पूरा वी है। इतना क्या है यू है और ये वी है, ये पूरा वी है और खाली इतना सा यू है। ठीक, तो हम इसके बाद ये दूरी याद करते हैं सी बी। सी बी का मान होगा वी माइनस यू। सी बी का मान कितना होगा वी माइनस यू, तो वी माइनस यू। ये ग्राफी विधि से हम गति के समीकरण प्राप्त करेंगे। आप ऐसा चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। चित्र बना लेंगे तो आगे चलते हैं। गति का प्रथम समीकरण प्राप्त कैसे करते हैं। गति का प्रथम समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं कि पिंड का त्वरण ए, पिंड का त्वरण ए इज इक्वल टू सरल रेखा AC की ढाल, सरल रेखा AC की ढाल, सरल रेखा AC की ढाल। तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप चित्र में देखिएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू BC अपान AB। तो tan थीटा इज इक्वल टू BC अपान AB, BC अपान AB, BC अपान AB। हम कोण कौन सा ले रहे हैं कि CAB जो कोण है, जो कोण CAB है वही से tan थीटा ले रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू CB अपान AB। तो इसके बाद क्या होगा कि CB का मान, tan थीटा का मान कितना है A और CB क्या है BC अपान AB का मान T। ठीक, तो BC बराबर AT, क्या प्राप्त होगा BC बराबर AT। तो BC का मान हमें प्राप्त है V माइनस U इज इक्वल टू AT। तो V बराबर U प्लस AT, ये गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हो गया। गति का प्रथम समीकरण कैसे प्राप्त होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू BC अपान AB, A इज इक्वल टू BC अपान AB, A इज इक्वल टू BC अपान T, AB का मान T, तो BC इज इक्वल टू AT और BC का मान हमने प्राप्त किया है V माइनस U। तो अब गति का दूसरा समीकरण प्राप्त करते हैं। गति का दूसरा समीकरण, इसे स्थिति समय संबंध भी कहते हैं। तो गति का दूसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए हम मानते हैं कि गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी यस, गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी यस, गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी यस इज इक्वल टू आकृति AOCD का क्षेत्रफल, आकृति AOCD का क्षेत्रफल। तो चली गई दूरी यस बराबर AOCD क्या है आयत AODB का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यस इज इक्वल टू आयत क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, AB गुणे BD, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, AB इंटू BC। तो यस बराबर AB इंटू BD प्लस 1/2
ए बी इंटू बी सी। तो आगे क्या आएगा, यस इज इक्वल टू यू टी, ए बी का मान यू और बी डी का मान टी, प्लस हाफ ए बी का मान ए टी, प्लस ए बी या बी सी का मान ए टी, ए बी का मान है खाली टी और बी सी का मान ए टी। पहले समीकरण हमने प्राप्त किया है बी सी बराबर ए टी, तो यहाँ यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हो गया गति का दूसरा समीकरण। तो हम क्या ज्ञात करेंगे कि गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी यस बराबर आकृति ए ओ सी डी का क्षेत्रफल। तो आकृति ए ओ सी डी क्या है, आयत ए ओ बी डी का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ए बी इंटू बी डी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब गति का तीसरा समीकरण प्राप्त करते हैं। तो तीसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या होगा, गतिशील वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी समलंब चली गई कुल दूरी यस बराबर समलंब ए ओ डी सी का क्षेत्रफल। तो समलंब त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। फार्मूला लिख लीजिएगा आप कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में ए ओ प्लस डी बी डी सी इंटू ए बी, ठीक। तो यस इज इक्वल टू 1/2 यस इज इक्वल टू 1/2 ए ओ का मान होता है यू और डी सी का मान है वी इंटू टी। क्या है, यस इज इक्वल टू 1/2 यू प्लस वी इंटू टी। तो यस बराबर 1/2 यू प्लस वी ब्रैकेट में टी बराबर टी का मान रख देंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। टी का मान क्या रखेंगे, v माइनस यू अपान ए। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैलकुलेशन करने के बाद प्राप्त होगा 2as ब्रैकेट में u प्लस वी अगली ब्रैकेट में v माइनस यू। तो आगे क्या प्राप्त होगा कि 2as इज इक्वल टू v प्लस यू अगली ब्रैकेट में v माइनस यू। अब सर्वसंख्या तीसरे से हम एक ब्रैकेट में a प्लस बी अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो उसका मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो समीकरण तीसरा क्या प्राप्त होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तीसरा समीकरण हमें प्राप्त हो गया। तो ग्राफी विधि से हमने गति के तीनों समीकरण ज्ञात कर लीजिए। ये बोर्ड के एग्जाम से दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अब अगला हम बात करेंगे कि कलन विधि से गति के समीकरण प्राप्त करना, लेकिन गति के समीकरण कलन विधि से हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरी तरह से समझिएगा। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको शेयर कीजिएगा, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। धन्यवाद।